क्या हाल है मित्रों। सो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं डॉम के बारे में, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल के बारे में। और ये जावास्क्रिप्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डॉम एंड डॉम इवेंट्स। सो इस वीडियो के अंदर हम डॉम के बारे में बात करेंगे और डॉम जो कॉन्सेप्ट है उसको भी मैं दो पार्ट में लाने वाला हूँ, बिकॉज अगर मैंने एक वीडियो में लाया तो बहुत ही ज्यादा लेंदी हो जाएगा और मैं नहीं चाहता कि वीडियोस बहुत ज्यादा लंबा हो जाए, 1.5-2 घंटे का हो जाए, इसलिए मैं दो पार्ट में लाने वाला हूँ। सो डॉम के बारे में समझते हैं, पर उसके पहले एक चीज समझते हैं कि जावा स्क्रिप्ट के फाइल को कैसे लिंक करते हैं एचटीएमएल के फाइल के अंदर। सो आप बोलोगे कि बहुत ही इजी चीज है ना, हम अगर जावा स्क्रिप्ट के फाइल को लिंक करना चाहते हैं तो हम इस तरीके से कर सकते हैं। पर देखो, मैंने ना स्टार्टिंग में आपको बताया था, जब मैं स्टार्टिंग में स्टार्ट कर रहा था ना जावा स्क्रिप्ट मास्टरी कोर्सेज, तो उस टाइम मैंने आपको बताया था कि मैं आपको कुछ तरीके बताऊंगा कि जावा स्क्रिप्ट के फाइल को कैसे लिंक करते हैं, सही तरीका बताऊंगा। वो सही तरीका आपको इस वीडियो में पता चलेगा और इस वीडियो के अंदर मैं 4 तरीके बताऊंगा, जिसमें से जो एक तरीका होगा वो ऑप्टिमल और बेस्ट तरीका होगा। उसी तरीके से आपको जावा स्क्रिप्ट के फाइल को लिंक करना है, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये समझना है। अब देखो किस किस तरीकों से हम जावास्क्रिप्ट के फाइल को लिंक कर सकते हैं। देखो यहाँ मैंने एक 01 फाइल बनाया और इसके अंदर मैं सिंपली क्या करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग करता हूँ और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ सिंपली हेलो। ठीक है, हेलो लिख दिया। अब देखो, अब मैंने इस तरीके से कुछ जावास्क्रिप्ट के फाइल को लिंक कर दिया, जो कि आप जानते हो। बहुत बढ़िया बात है। अब देखो इसमें प्रॉब्लम क्या है, सबसे पहले समझना प्रॉब्लम क्या है। देखो अब यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारा ब्राउजर होगा वो क्या करेगा, लाइन बाय लाइन रीड करेगा, पार्स करना, जिसको पार्सिंग करते हैं, पार्स करना शुरू करेगा। पार्स करना शुरू करेगा, ये 6 लाइन में आएगा, 7 लाइन में आएगा, उसके बाद 8 लाइन में आएगा। जैसे ही 8 लाइन में आएगा वो देखेगा भाई देखो यहाँ पे मुझे स्क्रिप्ट फाइल दिख रहा है। तो ये क्या करेगा कि इसके बाद का जितना भी लाइन है ना, इसके बाद का जितना भी आपको नीचे दिख रहा है, ये सब का सब लाइन को पार्सिंग बंद कर देगा और बोलेगा भाई देखो मुझे स्क्रिप्ट फाइल मिल चुका है और मैं जा रहा हूँ इसको लोड करने। इसको लोड करने चला जाएगा, यहीं से 8 लाइन से ही उठ के भाग जाएगा ये और बोलेगा आगे मैं पार्सिंग नहीं करने वाला हूँ, रोक देने वाला हूँ, मैं यहाँ पे क्या करूंगा, लोड करूंगा सबसे पहले और उसको एग्जीक्यूट करूंगा। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि ब्राउजर को पता ही नहीं आगे क्या है, ब्राउजर को ये सब कुछ पता नहीं है, कुछ नहीं पता है इसको, ना पैराग्राफ के बारे में पता है, ना एंकर टैग के बारे में पता है, ना S2 के बारे में पता है, कुछ भी नहीं पता है। तो जब इसको लोड करके एग्जीक्यूट करेगा तो इसको दिखेगा कंसोल डॉट लॉग हेलो और यहाँ पे सिंपली इसको हेलो दिख जाएगा, बढ़िया बात है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम आया ही नहीं। प्रॉब्लम कहाँ आ सकता है, ध्यान से सुनना, प्रॉब्लम कहाँ आ सकता है, जब हम इस चीज को, इस पैराग्राफ, एंकर टैग, डिव को, S4 को, किसी भी एलिमेंट को, अगर हम बॉडी के अंदर किसी भी एलिमेंट को यहाँ पे सिलेक्ट किए या उसको मैनिपुलेट किए, कलर चेंज किए, कुछ भी स्टाइल चेंज किए, कुछ भी किए, उसको सिलेक्ट भी किया अगर, तो यहाँ पे तो प्रॉब्लम आ सकता है। क्यों आ सकता है, क्योंकि भाई स्क्रिप्ट के पास ही 8 लाइन पे ही उठ के चला गया, भाग गया लोड करने, एग्जीक्यूट करने, इसको आगे का पता ही नहीं, तो एरर तो आएगा। क्यों, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि S2 क्या है, उसको पता ही नहीं है पैराग्राफ क्या है। तो जब पता ही नहीं है तो यहाँ पे अगर यूज भी होगा इस फाइल के अंदर, 01 फाइल के अंदर, यानी कि जावास्क्रिप्ट के फाइल के अंदर अगर यूज भी करेंगे तो पता नहीं चलेगा और एरर के चांसेस बढ़ जाएंगे। आई होप आपको ये चीज समझ में आओगे। तो ये चीज इस्तेमाल नहीं करना, ये आपको बिल्कुल इग्नोर करके चलना है। दूसरा तरीका क्या है, इसको मैं कमेंट करता हूं यहाँ पे, और दूसरा तरीका क्या है, इसको कॉपी करके और आप क्या कर सकते हो, बॉडी जहां खत्म हो रहा है ना उसके पहले लगा सकते हो। क्यों, आप बोलोगे ठीक है भाई पार्सिंग होगा, पार्सिंग होगा, पूरा पार्सिंग जब हो जाएगा, मेरा बॉडी वॉडी सब पार्स हो जाएगा, तब स्क्रिप्ट फाइल लोड होगा, तब स्क्रिप्ट फाइल एग्जीक्यूट होगा। आप बोलोगे बहुत बढ़िया बात है, बस इसमें भी प्रॉब्लम है। इसमें भी प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है कि ये स्लो है। कैसे स्लो है, देखो पहले क्या करेगा, पहले पूरा पार्स करेगा, पार्स करेगा, पार्स करेगा, पार्स करेगा, सबको पार्स कर लिया, फिर स्क्रिप्ट फाइल को लोड करेगा, लोड करेगा, लोड करेगा, जब लोड होगा तब एग्जीक्यूट होगा। तो मतलब कि ये तो पार्स हो चुका है, ये भी लोड हो रहा है अब, तो ये पार्सिंग में भी टाइम लगाया, ये लोडिंग में भी टाइम लगाया, फिर एग्जीक्यूट होगा जाके। इसमें स्लो है प्रोसेस। कैसे स्लो है, दोनों साथ में नहीं हो रहा है। पहले पार्सिंग हो रहा है, फिर जब पार्सिंग खत्म हुआ, इंतजार किया, पार्सिंग खत्म हो गया, तब जब यहाँ 25 लाइन पे आया तब जाके स्क्रिप्ट देखा वो, तब जाके उसको लोड करना शुरू किया, तब जाके एग्जीक्यूट होगा। ये बहुत ज्यादा स्लो हो जाएगा, इसको भी इस्तेमाल नहीं करना है हमें, तो यहाँ से भी हम इस चीज को हटा देंगे। ठीक है, दो तरीका बताया, दोनों तरीका नहीं इस्तेमाल करना है। क्यों नहीं इस्तेमाल करना है आपको पता चल चुका है, एक तरीका एरर के चांसेस बढ़ा देगा, एक तरीका आपका स्लो है। जो थर्ड वे, जो थर्ड वे है, ध्यान से समझना, जो थर्ड वे उसमें मैं क्या कर सकता हूँ, सिंपली मैं यहाँ पे एसिंक लगा सकता हूँ।
यहाँ एसिंक लगाने का मतलब है कि जो पार्सिंग है और जो स्क्रिप्ट का लोडिंग है, यानी कि ये जो 8 लाइन में स्क्रिप्ट लोड हो रहा है ना, ये वाला, और जो पार्सिंग हो रहा है, ये लाइन बाय लाइन पार्सिंग हो रहा है, वो साथ में चले। क्या मतलब, क्या मतलब, ध्यान से सुनना। मतलब कि ऐसे पार्सिंग शुरू हुआ, हेड आया मेटा, ये 6 लाइन आया, 7 लाइन आया, 8 लाइन आया। 8 लाइन पे देखा भाई स्क्रिप्ट टैग है, स्क्रिप्ट टैग को क्या करेगा, लोड करना शुरू कर देगा। तो लोड करेगा ना, तो पहले तरीका में क्या था, जब लोड कर रहा था पार्सिंग को स्टॉप कर दे रहा था, बट इसमें क्या बोलेगा, एसिंक लगाने के बाद क्या होगा कि भाई पार्स यहाँ लोड होने दो, लोड जब तक तुम हो रहे हो तब तक मैं पार्स कर लेता हूँ, तो टाइम भी बचेगा इससे। तो टाइम तो बचेगा, लेकिन क्या होगा जब ये लोड हो जाएगा ना, एसिंग के मतलब है कि जब ये लोड हो जाएगा ना, तो जहां मान लो लोड तो हो रहा है, पार्सिंग भी हो रहा है, दोनों साथ में हो रहा है, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट प्रॉब्लम कहाँ आएगा कि जब ये लोड हो जाएगा ना, तो जहां तक पार्सिंग हुआ रहेगा वहां पे जाके पार्सिंग रोक देगा। मान लो ये 20 लाइन में पार्सिंग हो रहा था, जैसे ही 20 लाइन पे पहुंचा ये स्क्रिप्ट फाइल लोड हो गया, बोलेगा भाई मेरा तो लोड हो चुका है, मैं जा रहा हूँ एग्जीक्यूट करने। तो जब 20 लाइन के बाद का जो चीज है ना, वो उसको पता ही नहीं, उसमें भी एरर के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो ये एरर थ्रो कर सकता है। लास्ट जो तरीका है वो सबसे ऑप्टिमल एंड सबसे सबसे बेस्ट तरीका है। क्या है, आप यहाँ पे एसिंग की जगह डेफर यूज करो। इससे क्या होगा कि रहेगा तो साइमल्टेनियसली, यानी कि काम तो दोनों साथ में करेगा, स्क्रिप्ट फाइल को लोड भी करेगा और पार्सिंग भी करेगा, दोनों साथ साथ करेगा। लेकिन जब यहाँ पे स्क्रिप्ट फाइल लोड हो जाएगा ना, तो ये पार्सिंग रोकेगा नहीं, ये बोलेगा भाई स्क्रिप्ट फाइल में लोड कर चुका हूँ, तुम टेंशन मत लो, तुम पार्सिंग शुरू रखो, जैसे ही तुम पार्सिंग खत्म कर दोगे यहाँ पे, वैसे ही मैं क्या करूंगा, एग्जीक्यूट कर दूंगा सिंपली। इससे हमारा टाइम भी बच गया, इससे हमें एरर भी नहीं मिलेगा। ये था चौथा तरीका, और इसी में हम इसी तरीके को हम सब जगह यूज करने वाले हैं। तो हम क्या करते हैं, इस डेफर को कॉपी करते हैं और सब जगह यहाँ पे भी पेस्ट कर देते हैं, यहाँ पे भी पेस्ट कर देते हैं, यहाँ पे भी पेस्ट कर देते हैं, और यहाँ पे भी पेस्ट कर देते हैं। अब देखो ये आपको दिख रहा होगा कि इतना सारा इसकी फाइल पहले से है। ये ना मैंने पहले वीडियो बना चुका था। तो प्रॉब्लम क्या हुआ कि मैंने वीडियो सारा बना लिया, लगभग 40 मिनट का वीडियो रिकॉर्ड हो गया, उसको एडिट करने ही जा रहा था, तब तक पता चलता है कि आवाज ही नहीं है माइक में। सो ये मैं दूसरी बार रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अब आपको समझ में आ चुका होगा कि किस तरीके से हम जावा स्क्रिप्ट के फाइल को लिंक करते हैं। तो इसको मैं कमेंट करता हूँ, 02 फाइल के साथ काम करता हूँ। और 02 में हम क्या बात करने वाले हैं, हम बात करने वाले हैं कि एलिमेंट को कैसे एक्सेस करते हैं। देखो कोई भी एलिमेंट है, इस बॉडी के अंदर कोई भी एलिमेंट है, ध्यान से सुनना। इस बॉडी के अंदर डिव है, पैराग्राफ है, एंकर टैग है, ये सारा एलिमेंट आपको दिख रहा है। अब अगर मान लो मैं बोलूं आपको कि H3 को तुम ब्लू कलर कर दो, यहाँ पे आपको H3 दिख रहा है ना, H3, इस H3 को ब्लू कलर कर दो, मैंने आपको बोला, तो क्या आप ब्लू कलर कर पाओगे बिना इसको सिलेक्ट किए? क्या आप कर पाओगे बिना इसको सिलेक्ट किए? नहीं कर पाओगे। बोलोगे भाई पहले मुझे सिलेक्ट तो करना होगा ना उसको, अगर मुझे क्रिकेट में किसी प्लेयर को खिलाना है तो उसको पहले सिलेक्ट तो करना होगा ना, बिना सिलेक्ट किए कैसे खेलेगा? वैसे ही यहाँ पे अगर आपको किसी के साथ मैनिपुलेशन करना है, किसी के साथ चेंजेस या मॉडिफाई करना है, आपको सबसे पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा। इसलिए हम 02 फाइल में सबसे पहले चीज सीखेंगे कि एलिमेंट को कैसे एक्सेस करते हैं। सो हम सारा कुछ स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, इसलिए मैंने बोला इस वीडियो में आपको सब कुछ समझ में आने वाला है। ठीक है, अब देखो पहला तरीका क्या है कि हम आईडी के थ्रू सिलेक्ट कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पे मैंने आईडी दे रखा है इस पैराग्राफ को, देखो 18 लाइन में हम मैंने क्या किया, पैराग्राफ को आईडी दे रखा है, पैरा 1। तो क्या हम आईडी से सिलेक्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे करना है? सो आपको डॉक्यूमेंट के साथ डॉट लगा के करना है, क्यों? क्योंकि सारा जो प्रॉपर्टी आप देख रहे हो ना, सॉरी मेथड जो देख रहे हो ना, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट के अंदर ही है। किस तरीके से हम करेंगे सिलेक्ट, देखो लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट, डॉट के साथ बोलेंगे भाई गेट एलिमेंट करो, लेकिन आईडी के साथ, क्योंकि मैंने पैरा 1 आईडी दे रखा है उसको, तो आईडी के साथ करो। जब आप बता रहे हो ना आईडी क्लास नेम, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट आप लिख सकते हो पैरा 1। क्यों? क्योंकि आप देखो, आप सीएसएस में क्या करते थे, डॉट नोटेशन लगाते थे क्लास को सिलेक्ट करने के लिए, हैश लगाते थे आईडी को सिलेक्ट करने के लिए। इस तरीके से आपको नहीं बताना है, कहाँ बताना है वो आपको मैं बताऊंगा, डोंट वरी। बट अभी जब आप गेट एलिमेंट बाय आईडी कर रहे हो, तो यहाँ सिंपली ना डॉट लगाना है आपको, ना हैश लगाना है, सिंपली पैरा 1 लिखना है। इसको पता चल जाएगा कि आईडी से सिलेक्ट कर रहे हैं, और पैरा 1 यही आईडी है, तो यही सिलेक्ट होगा, 18 लाइन वाला ही सिलेक्ट होगा। आई होप आपको ये चीज समझ में आएगा। अब जब मैंने सिलेक्ट कर लिया, तो क्या मैं इसको किसी वेरिएबल के अंदर डाल सकता हूँ? बोलूंगा भाई देखो, एक ना पी टैग के अंदर, यानी कि पी वेरिएबल के अंदर डाल दो। ये पैराग्राफ है, इसलिए मैंने थोड़ा सा नाम पता रहे कि क्या है, इसलिए मैंने पी वेरिएबल के अंदर डाल दिया। अब जब मुझे पी मिल चुका है,
देखो, जब मुझे पी मिल चुका है तो मैं उसके साथ कुछ भी कर सकता हूँ। तो मैं एक बार प्रिंट करके दिखा देता हूँ कि पैराग्राफ क्या मेरा सिलेक्ट हो रहा है। तो आप जब देखोगे तो यहाँ पे आपको पैराग्राफ सिलेक्ट होता हुआ दिख जाएगा। आई होप आपको ये चीज समझ में आया होगा। रहा बात मॉडिफाई और चेंज करने का, वो हम करेंगे आगे फाइल में, बहुत कुछ सीखने को है अभी। तो अभी के लिए एक्सेस करना सीख रहे हैं, कैसे एलिमेंट को सिलेक्ट कर सकते हैं वो सीख रहे हैं। आई होप आपको पता चला होगा कि आईडी के साथ कैसे हम सिलेक्ट कर सकते हैं। इसको करता हूँ कॉपी, करता हूँ कमेंट, क्योंकि मैं हूँ आलसी, कॉपी करना जरूरी है, पेस्ट करना जरूरी है, यहाँ पेस्ट करता हूँ। अब देखो, इसी चीज को मैं आईडी के साथ ना करके क्लास के साथ कर सकता हूँ। मान लो क्लास कहाँ है, मान लो ये हेडिंग 3 जो है क्लास है, ये भी क्लास है, सब क्लास ही है। मैं मान लो हेडिंग 3 को सिलेक्ट करना चाहता हूँ, तो इसका क्लास मैंने हेडिंग 3 दे रखा है यहाँ पे। तो मैं क्या क्लास के नेम से भी सिलेक्ट कर सकता हूँ? मैं बोलूंगा हाँ भाई, कर सकता हूँ। कैसे? मैं लिखूंगा यहाँ पे गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, और क्लास का नाम डाल दूंगा हेडिंग 3। सिलेक्ट हो गया? हाँ सिलेक्ट हो गया। मैं यहाँ पे नाम रख देता हूँ, नामकरण कर देता हूँ S3। पी भी लिखोगे तो भी वही चीज प्रिंट करेगा, बट नाम पता चले कि क्या सिलेक्ट कर रहा हूँ, इसलिए मैंने नाम चेंज कर दिया। H3 को प्रिंट कराते हैं, हम चेक करते हैं तो हमें यहाँ पे HTML कलेक्शन के अंदर S3 सिलेक्ट होता हुआ दिख रहा है। अब ध्यान से सुनना, ये HTML कलेक्शन दे रहा है, ये कहीं लिख लो, क्योंकि ना हम HTML कलेक्शन और नोड लिस्ट के बीच में डिफरेंस देखने वाले हैं क्या क्या है, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो। इसलिए लिख लो कि हमें क्लास नेम क्या देता है, तो क्लास नेम देता है HTML कलेक्शन। अगर मान लो बहुत सारा S3 होता, मान लो यहाँ पे ध्यान से सुनो, H4 यहाँ भी है, H4 यहाँ भी है। तो अगर मैं H4 को सिलेक्ट करूंगा तो मुझे दोनों H4 देगा। कैसे देगा? ध्यान से सुनना, मैं H4 लिखता हूँ और यहाँ पे भी मैं H4 लिखता हूँ, और मैं यहाँ पे हेडिंग 4 को सिलेक्ट करता हूँ, तो मुझे यहाँ पे H4 देगा, और दोनों H4 देगा। मैंने क्या बोला? दोनों H4 देगा, इसलिए मैंने HTML कलेक्शन लिखा, और ये एरे के अंदर आपको दिख रहा होगा। एरे नहीं है, ध्यान से सुना मैंने क्या बोला, एरे लाइक ऑब्जेक्ट है, ये एरे नहीं है। मैं इसको प्रूफ करूंगा, डोंट वरी, अभी हम आगे बात करेंगे फाइल में, सारा कुछ बात करेंगे डिटेल में, एचटीएमएल कलेक्शन के बारे में, नोट लिस्ट के बारे में। तो सबसे पहले आपको समझना है, क्लास नेम जो होता है वो हमें एचटीएमएल कलेक्शन देता है, और जितना हेडिंग 4 है सारा दे दिया एरे के अंदर, बट एरे नहीं है, एरे लाइक ऑब्जेक्ट है। मैं प्रूफ भी करूंगा इस चीज को कि एरे नहीं है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसको करता हूँ कॉपी, इसको करता हूँ कमेंट, एंड जाता हूँ नीचे वाले फाइल पे, और यहाँ पे करता हूँ पेस्ट, ताकि हमारा टाइम बच सके। अब देखो, टैग नेम से सिलेक्ट कर सकते हैं। टैग क्या होता है? टैग क्या होता है पहले यही समझ लो, टैग क्या होता है पहले वही समझ लो। यहाँ पे आपको जो पैराग्राफ दिख रहा है, पी टैग, ए टैग, H2 टैग, div जो है, ये सारा क्या है? ये सारा टैग, टैग ही तो है, टैग ही तो है ये सब। तो आप डायरेक्ट टैग के नेम से भी सिलेक्ट कर सकते हो। अगर मुझे H3 को सिलेक्ट करना है तो मुझे अब H3 को टैग से भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। कैसे? मैं लिखूंगा यहाँ पे गेट एलिमेंट, एक सेकेंड, गेट एलिमेंट बाय टैग नेम, यहाँ पे टैग नेम, और यहाँ पे मैं टैग डाल दूंगा क्या? हेडिंग, सॉरी S3। मैं, मुझे क्लास का नाम नहीं देना है, मुझे आईडी का नाम नहीं देना, मुझे सिंपली टैग का नाम देना है S3। और मैं यहाँ पे S3 के अंदर सेव कर लेता हूँ, बस नामकरण कर रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि H4 लिखूंगा तो प्रिंट नहीं होगा, बट हाँ यहाँ H4 लिखूंगा तो H4 ही प्रिंट होगा, S3 नहीं होगा। तो मुझे S3 को सिलेक्ट करना, तो मैंने S3 लिखा, और यहाँ पे जाऊंगा तो मुझे S3 दिख रहा है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब देखो ध्यान से सुनना, ये तो हो गया टैग के नेम से आप सिलेक्ट कर सकते हो। बट अगर मैं इसको कॉपी करके कमेंट करके यहाँ नीचे जाऊँ क्वेरी सिलेक्टर के अंदर, तो क्वेरी सेलेक्टर और क्वेरी सेलेक्टर ऑल जो है वो दोनों सिमिलर ही है एक तरीके से, बट डिफरेंस क्या है हम बात करते हैं। सबसे पहले क्वेरी सेलेक्टर क्या करता है? क्वेरी सेलेक्टर यानी कि आप क्वेरी सेलेक्टर के अंदर क्लास, आईडी, किसी भी चीज से सिलेक्ट कर सकते हो। कैसे? आप मान लो हेडिंग 3 को सिलेक्ट करना चाहते हो, तो आप लिखोगे हेडिंग 3। अब देखो, यहाँ जैसे ही आप लगाओगे क्वेरी सिलेक्टर ना, ध्यान से सुनना, मैं बहुत ही ध्यान से सुनना, बहुत अच्छे से बता रहा हूँ। क्वेरी सेलेक्टर, क्वेरी सेलेक्टर क्या करेगा कि जैसे ही आपने हेडिंग 3 लिखा ना, तो यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा कि हेडिंग 3 क्या है, ये क्लास है। तो यहाँ पे आपको डॉट लगाना पड़ेगा, ठीक है, आपको डॉट लगाना पड़ेगा। जैसे ही डॉट लगाओगे आपको यहाँ पे क्वेरी सिलेक्टर में हेडिंग 3 मिल जाएगा। लेकिन लेकिन अगर आपने हैश लगा दिया तो यहाँ पे काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि भाई हेडिंग 3 कोई आईडी है ही नहीं। अगर आप आईडी के साथ, हैश के साथ सिलेक्ट करोगे तो आप क्या दोगे? यहाँ पे पैरा 1 दोगे, क्योंकि पैरा 1 आईडी है।
तो आप यहाँ पे हैश के साथ जब पैरा 1 लगाओगे तो आपको पैरा 1 दिखेगा। यहाँ पे आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब देखो, अब क्वेरी सिलेक्टर तो आपको समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं, इसको कॉपी पेस्ट करते हैं। सबसे पहले इसको हेडिंग 3 ही रख देते हैं डॉट के साथ। अब देखो, इसको करते हैं कॉपी, इसको करते हैं कमेंट, एक सेकेंड, और नीचे आते हैं और यहाँ पे करते हैं पेस्ट। अब ध्यान से सुनना, क्वेरी सिलेक्टर तो आप समझ गए कि सिंपली डॉट हैश से सब कुछ कर सकते हैं। हमें बताना पड़ेगा बस कि आईडी है या क्लास है। बट क्वेरी सिलेक्टर ऑल क्या करता है, ये भी सेम ही काम करेगा। बट ध्यान से सुनना, इसमें क्वेरी सिलेक्टर में क्या था, अगर मैं H4 डालूं, हेडिंग 4 डालूं, तो यहाँ दो हेडिंग 4 है क्लास, यहाँ दो हेडिंग 4 है। बहुत ही ध्यान से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। फिर से मैं क्या करता हूँ, इसको कमेंट से हटाता हूँ थोड़ी देर के लिए, और यहाँ हेडिंग 4 में आप देखना, हेडिंग 4 दो दो क्लास ले रखा है। तो अगर मैं यहाँ पे हेडिंग 4 को सिलेक्ट करूँ ना क्लास नेम से, क्वेरी सिलेक्टर से, तो मुझे यहाँ पे एक ही हेडिंग 4 मिल रहा है, जबकि हेडिंग 4 तो दो है। यानी कि क्वेरी सिलेक्टर क्या कर रहा है, ध्यान से सुनना, क्वेरी सिलेक्टर एक ही हेडिंग दे रहा है, हमारा पहला जो हेडिंग इसको काउंटर हो रहा है वो हेडिंग दे रहा है। बट अगर मैं इसको कमेंट करूं और क्वेरी सिलेक्टर ऑल इस्तेमाल करूं, तो मुझे जितना भी हेडिंग होगा इस क्लास नेम से वो सब दे देगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्वेरी सिलेक्टर ऑल, और सिंपली मुझे सारा का सारा मिल जाएगा नोड लिस्ट के अंदर। हेडिंग 3 नहीं था, हेडिंग 4 था, हेडिंग 4 डालूंगा। और यहाँ पे हेडिंग 3 भी लिख सकते हो यहाँ पे, ये तो नामकरण है ना, बस वेरिएबल का नाम है, ये तो कुछ भी दे सकते हो। चलो, हेडिंग 4 को सिलेक्ट किया। हेडिंग 4 यहाँ पे क्या था, दो दो था। क्वेरी सिलेक्टर में मुझे एक ही मिल रहा था जो पहला वाला था। क्वेरी सिलेक्टर ऑल में मुझे सब दे देगा नोड लिस्ट के अंदर। नोड लिस्ट भी एरे नहीं है, एरे लाइक ऑब्जेक्ट है, इसको भी मैं प्रूफ कर ही दूंगा, इसको भी मैं प्रूफ कर ही दूंगा। अभी के लिए समझो नोड लिस्ट में दे रहा है, जितना भी हेडिंग 4 है वो सब दे दिया, और क्लास नेम जो था वो HTML कलेक्शन दे रहा था। आई होप आपको सिलेक्ट करना पता चला होगा। पहला तरीका था, एलिमेंट को आईडी के साथ सिलेक्ट कर सकते हो, क्लास नेम के साथ सिलेक्ट कर सकते हो, टैग नेम के साथ सिलेक्ट कर सकते हो, क्वेरी सिलेक्टर के साथ कर सकते हो, और क्वेरी सिलेक्टर ऑल के साथ भी कर सकते हो। अब हम आगे चलते हैं थर्ड फाइल में। एक सेकेंड, इसको हटाता हूँ और चलते हैं थर्ड फाइल में, और इसको थोड़ा सा करता हूँ कमेंट आउट, इसको करता हूँ। तो हम सबसे पहले इसमें बात करते हैं इनर टेक्स्ट के बारे में। इनर टेक्स्ट के ब्रैकेट में मैंने लिखा एक्सक्लूडिंग टैग्स। इसका क्या मतलब है अभी आपको पता चल जाएगा। सबसे पहले हम किसी भी एलिमेंट को सिलेक्ट करते हैं जिसके अंदर कोई टैग हो, क्योंकि मैंने बताया है ना कि इनर टेक्स्ट जो होगा वो टेक्स्ट देगा अंदर का। ध्यान से सुना मैंने क्या बोला, वो टेक्स्ट देगा अंदर का, बट टैग को नहीं बताएगा। यानी कि जैसे यहाँ मान लो ये पैरा 1 है, पैराग्राफ टैग है, इसके अंदर पैरा 1 ये टेक्स्ट है अंदर, बट इसके बाहर एक टैग भी तो दिख रहा है, स्ट्रॉन्ग टैग, जिसको मैंने बोल्ड करने के लिए लगाया है। तो ये स्ट्रॉन्ग टैग जो है ना उसको इग्नोर कर देगा। सिंपली इसका मतलब यही है, एक्सक्लूड कर देगा। कैसे, मैं सबसे पहले पैरा 1 को सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ क्वेरी सिलेक्टर कर लेता हूँ, किसी से भी आप कर सकते हो। तो मैं लिखता हूँ क्वेरी सिलेक्टर, और मैं लिखता हूँ इसके अंदर डॉट नहीं, हैश पैरा 1, ठीक है, क्योंकि आपको क्वेरी सिलेक्टर में आपको बताना पड़ता है आईडी है क्लास। और इसको सिंपली मैं क्या करता हूँ, पैरा 1 के अंदर कॉन्स्ट पी टैग के अंदर डाल देता हूँ। अब यहाँ पे ध्यान से सुनना, यहाँ पे जैसे ही मैंने पैराग्राफ को सिलेक्ट किया, मैं कंसोल करा के देखता हूँ, किसको बोलूंगा, मैं जो पी मैंने सिलेक्ट किया है ना उसके मुझे इनर टेक्स्ट को दे दो, मुझे इनर टेक्स्ट को दे दो। अब देखो, इनर टेक्स्ट ना एक मेथड नहीं है, प्रॉपर्टी है, इसलिए अगर मैं इस तरीके से पैरेंथेसिस लगाऊं तो मुझे यहाँ एरर देखने को मिल जाएगा। इसलिए आपको पैरेंथेसिस नहीं लगाना, ये प्रॉपर्टी है। तो इस तरीके से जब मैं करूंगा तो देखो पैराग्राफ के अंदर कंटेंट क्या है, स्ट्रॉन्ग टैग के अंदर पैरा 1 है, बट ये क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ पैरा 1 देगा। यहाँ पे क्यों देगा, क्योंकि मैंने क्या बोला भाई, इनर टेक्स्ट जो है ना वो सिंपली क्या करता है, उसके अंदर का टेक्स्ट देता है, टैग नहीं देता है। जो मैंने स्ट्रॉन्ग टैग लगाया वो नहीं देगा। बट अगर मैं इसी को कॉपी करके और यहाँ पे इसके अंदर मैं दिखाऊं इनर HTML आपको, तो ध्यान से सुनना, इसके अंदर स्ट्रॉन्ग टैग भी दिखा देगा आपको। देखो ये टैग भी आपको दिखा रहा है, टैग को एक्सक्लूड नहीं कर रहा है, इग्नोर नहीं कर रहा है, टैग के साथ आपको बता रहा है। सो ये था डिफरेंस। बट अगर मैं ध्यान से सुनना, अगर मैं इस टेक्स्ट कंटेंट में जाऊं तो क्या होगा, प्रिंट करा कर देखते हैं टेक्स्ट कंटेंट। देखो टेक्स्ट कंटेंट में गया तो आप देखोगे कि पैरा 1 दे रहा है, यानी कि इसके अंदर का टेक्स्ट ही दे रहा है। सो आप बोलोगे कि भैया एक बात बताओ, यहाँ पे आपने इनर टेक्स्ट किया और टेक्स्ट कंटेंट किया, दोनों तो मुझे कंटेंट ही दे रहा है टैग को एक्सक्लूड करके। बट देखो यहाँ एक्सक्लूडिंग टैग यहाँ भी लिखा है मैंने, बट एक लाइन और लिखा है यहाँ पे,
रिटर्न टेक्स्ट कंटेंट इवन फॉर हिडन एलिमेंट। क्या मतलब कि मैं यहाँ पे पैरा 1 को मैं हिडन कर देता हूँ, यहाँ पे मैं स्टाइल टैग के अंदर मैं यहाँ पे विजिबिलिटी क्या करता हूँ, यहाँ पे हिडन करता हूँ। जब मैं विजिबिलिटी हिडन किया तो यहाँ देखो पेज पर से हट चुका है, पेज पर नहीं दिख रहा है आपको क्योंकि विजिबिलिटी हिडन है, बट स्टिल आपको इसके अंदर का कंटेंट दिख रहा है। बट अगर मैं अब इनर टेक्स्ट को चेक करूं, अगर मैं यहाँ पे इनर टेक्स्ट को चेक करूं ना, तो आप देख पाओगे इसको। सबसे पहले मैं कमेंट करता हूं, आप देख पाओगे कि इसकी विजिबिलिटी हिडन है, तो यहाँ पे भी आपको नहीं दिखेगा कंटेंट इसका, लेकिन वही टेक्स्ट कंटेंट के अंदर आपको यहाँ पे दिख रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने बताया कि काम सेम ही करेगा, बट विजिबिलिटी अगर हिडन होगा तो यहाँ पे नहीं दिखाएगा पेज के अंदर, बट यहाँ कंसोल पे आपको इसका टेक्स्ट दिखा रहा है। कौन सा प्रॉपर्टी? ये ये टेक्स्ट कंटेंट का प्रॉपर्टी। आई होप आपको समझ में आएगा कि इनर टेक्स्ट क्या करता है, इनर एचटीएमएल क्या करता है और टेक्स्ट कंटेंट क्या करता है। अब हम बात करते हैं फोर के साथ। बहुत ध्यान से समझना। अब आपने सिलेक्ट भी कर लिया, ठीक है, अब आपने पता भी कर लिया, मॉडिफाई भी कर लिया, उसके अंदर थोड़ा बहुत चेंजेस भी कर लिए। अब अगर आप चाहते हो कि मैं सिलेक्ट करना सीख ही चुका हूं, तो थोड़ा सा सिलेक्ट करके किसी एलिमेंट के साथ थोड़ा सा स्टाइलिंग में चेंजेस करता हूं। तो मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से आप स्टाइल को चेंज कर सकते हो। देखो सबसे पहले वही सेम काम मैं करूंगा, किसी भी पहले सेलेक्ट करूंगा किसी को अगर मुझे चेंज करना है तो। लेट सपोज मुझे हेडिंग 3 को सिलेक्ट करना है, तो मैं यहाँ पे क्वेरी सिलेक्टर से हेडिंग 3 को सिलेक्ट कर लेता हूँ। कॉन्स्ट हेडिंग 3 डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और इसके अंदर मैं क्या करूंगा, लिखूंगा डॉट हेडिंग 3। हेडिंग 3 क्लास का नाम क्या था, हेडिंग 3 था। अब मैं बोलूंगा हेडिंग 3 के, ध्यान से सुनना मैंने क्या बोला, हेडिंग 3 के, यानी कि देखो यहाँ पे मैंने फॉर्मेट पे लिख रखा है आपके आसानी के लिए, एलिमेंट फिर स्टाइल फिर प्रॉपर्टी नेम। तो मैं लिखूंगा एलिमेंट जो सिलेक्ट किया वो, फिर स्टाइल, स्टाइल उसके बाद प्रॉपर्टी नेम। प्रॉपर्टी का कौन सा नेम, मान लो कलर चेंज करना है तो मैं लिखूंगा कलर, और उसके बाद वैल्यू लिख दूंगा लेट सपोज ब्लू। जैसे मैं काम करूंगा ना, जैसे ही लाइन लिखूंगा ना, आप देख पाओगे हेडिंग 3 ब्लू हो चुका है। तो इस तरीके से मैं कलर चेंज कर सकता हूँ। क्या मैं बैकग्राउंड चेंज कर सकता हूँ? मैं लिखूंगा S3 डॉट स्टाइल, और मैं लिखूंगा बैकग्राउंड, और कलर का जो सी होगा वो कैपिटल होगा। कैमल केस के अंदर आपको हमेशा इस्तेमाल करना है। तो बैकग्राउंड में लिखता हूँ रेड, जैसे ही रेड लिखूंगा यहाँ पे रेड बैकग्राउंड हो चुका है। आई होप आपको समझ में आएगा किस तरीके से स्टाइल को चेंज करना है। अब मान लो कि आपको एक स्टाइल को नहीं करना है, आपको मल्टीपल स्टाइल लगाना है, तो अब मैं इस तरीके से कमेंट करता हूँ और इसको S3 को सिलेक्ट रहने देता हूँ। आप यहाँ पे इसी चीज को साथ में लिख सकते हो, ये जो दो चीजें आपने लिखा है ना, उस चीज को साथ में लिखने का तरीका है। मैं लिखूंगा S3 डॉट स्टाइल, एक सेकेंड ये ऑटो सजेस्ट कर दे रहा है, स्टाइल, और मैं दोनों को साथ में लिखने के लिए मैं क्या करूंगा, लिखूंगा CSS टेक्स्ट इक्वल टू, और जितना प्रॉपर्टी है मैं लगा सकता हूँ। जैसे मैं पहला प्रॉपर्टी लगाना चाहता हूँ कलर, मैं लिखना चाहता हूँ कलर को मैं लिखना चाहता हूँ क्या, ब्लू। उसके बाद लिखना चाहता हूँ बैकग्राउंड कलर, कलर उसको करना चाहता हूँ क्या, उसको करना चाहता हूँ रेड। इस तरीके से आप बहुत सारा प्रॉपर्टी लगा सकते हो। अब आप देखोगे तो यहाँ पे ब्लू लग चुका है बट रेड नहीं दिखा रहा है। क्यों नहीं दिखा रहा है? मैंने कुछ तो गड़बड़ किया है। बैकग्राउंड कलर, हाँ यहाँ पे ना बैकग्राउंड कलर नहीं होगा, यहाँ पे बैकग्राउंड होगा सिंपली। अगर आपको मल्टीपल लगाना है तो यहाँ पे सिंपली बैकग्राउंड लिखोगे। जैसे ही बैकग्राउंड लिखोगे आपको बैकग्राउंड भी दिख जाएगा। आप बॉर्डर लगा सकते हो, क्या बॉर्डर लगा सकते हो? बैकग्राउंड हटा के बॉर्डर लगाते हैं। मैं लिखूंगा बॉर्डर, यहाँ पे लिखूंगा 2 पिक्सल सॉलिड रेड। यहाँ पे जैसे ही लिखा ये बॉर्डर चढ़ गया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आएगा कि मल्टीपल CSS स्टाइल कैसे अप्लाई कर सकते हो। इसको मैं करता हूँ कमेंट, और नीचे आता हूँ और बताता हूँ कि कैसे आप CSS को रिमूव कर सकते हो। मान लो ये मैंने अप्लाई किया है, ये अप्लाई हो चुका है, बॉर्डर लग चुका है, ब्लू कलर हो चुका है, मैं चाहता हूँ इसको रिमूव कर दूं। आप सिंपली क्या कर सकते हो, बोलोगे आप S3 को स्टाइल कर दो, ठीक है, स्टाइल कर दो, और उसके प्रॉपर्टी को, प्रॉपर्टी का नाम बताओ कौन सा प्रॉपर्टी हटाना चाहते हो। तो आप मान लो कलर हटाना चाहते हो, तो कलर को सिंपली ऐसे एम्प्टी स्ट्रिंग डाल दो। जैसे एम्प्टी डालोगे कलर हट चुका हो। आप चाहते हो बॉर्डर भी हटाना, तो सिंपली आप क्या करो, लिखो S3 डॉट स्टाइल, और यहाँ पे डॉट, यहाँ पे सिंपली किसको, बॉर्डर को हटाना चाहते हो ना, तो बॉर्डर को एम्प्टी स्ट्रिंग डाल दो। ये बॉर्डर भी हट चुका होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा कि अगर रिमूव करना है तो भी रिमूव कर सकते हो, स्टाइल को लगाना है तो स्टाइल लगा सकते हो। अगर मल्टीपल स्टाइल को एक लाइन के अंदर लगाना है
तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। अब देखो, अब 5 में बात करते हैं गेट एंड सेट एट्रीब्यूट के बारे में। क्या मतलब? एट्रीब्यूट क्या है? यहाँ जो आपको लिंक के अंदर, यहाँ मैंने एंकर टैग लगाया ना, तो इस एंकर टैग के अंदर ये जो href दिख रहा है, ये एक एट्रीब्यूट तो है। तो मैं इस एट्रीब्यूट को गेट भी कर सकता हूँ, सेट भी कर सकता हूँ। क्या मतलब? मान लो इस href के अंदर मैं गूगल का लिंक दे देता हूँ, ठीक है, http://www.google.com, मैंने ये लिंक दे दिया। अब देखो यहाँ पे आपको, यहाँ पे एक सेकंड, आपको एमडीएन दिख रहा है ना, ये मैंने जब मैंने पढ़ाया था पहली बार, जब मेरा वीडियो खराब हो गया था तब का ये है। मैं इसको हटा देता हूँ, यहाँ एमडीएन की जगह गूगल कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ गूगल कर देता हूँ। अब देखो, यहाँ पे गूगल है, मैंने गूगल को क्लिक किया, सिंपली गूगल खुल गया। बहुत अच्छी बात है। बट मुझे पता करना है कि href की वैल्यू क्या है, तो मैं गेट एट्रीब्यूट का इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो एंकर टैग है ना, सबसे पहले इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसका क्लास है लिंक टैग, तो मैं क्वेरी सिलेक्टर से मैं लिखूंगा, मैं एंकर टैग को सिलेक्ट कर रहा हूँ ना, तो एंकर टैग किसको, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर से सिलेक्ट कर सकता हूँ। किसको? सिंपली डॉट लिंक टैग, क्लास का नेम यही था। लिंक टैग को सिलेक्ट किया। मैं आपको कंसोल करके एक बार दिखाना चाहूंगा कि सिलेक्ट हुआ है या नहीं। तो जैसे ही मैंने आपको दिखाया, यहाँ पे आप देख पाओगे कि लिंक टैग सिलेक्ट हो चुका है। अब जो मुझे एट्रीब्यूट है इसका href, वो मुझे चाहिए, उसकी वैल्यू चाहिए। कैसे ले सकता हूँ? मैं सिंपली लिखूंगा a डॉट गेट एट्रीब्यूट, गेट एट्रीब्यूट, और इसके अंदर मैं बता दूंगा कौन सा एट्रीब्यूट है। href है तो href बता दिया। अब देखो उसकी वैल्यू आ चुकी है google.com। अब इसी का एक भाई है सेट एट्रीब्यूट। ये क्या करेगा? सेट एट्रीब्यूट क्या करेगा? गेट एट्रीब्यूट आपको बता रहा है कि वैल्यू है क्या, सेट एट्रीब्यूट आप सेट कर पाओगे कैसे? आप सिंपली लिखोगे यहाँ पे सेट एट्रीब्यूट, और सेट एट्रीब्यूट के अंदर बताओगे कि href के जगह आपको यहाँ कॉमा डाल के क्या डालना है, कौन सा डालना है। पहले तो गूगल है, अब गूगल को आपको चेंज करके कुछ और डालना है। मान लो मैं यहाँ पे एमडीएन का वेबसाइट खोलता हूँ, तो और इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं सिंपली सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने करा पेस्ट। अब देखो, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे सेट एट्रीब्यूट किया। अब मैं क्या करता हूँ, प्रिंट करता हूँ कंसोल डॉट लॉग ए डॉट गेट एट्रीब्यूट। अब करता हूँ गेट एट्रीब्यूट, किसको? href को। अब देखो, पहले मैं गेट एट्रीब्यूट कर रहा था, मुझे क्या मिल रहा था, मुझे गूगल का लिंक मिल रहा था। लेकिन मैंने पहले सेट कर दिया कि भाई href जो है ना, href जो गूगल था पहले, उसको सेट कर दो, इससे बदल दो। तो अब जब मैं गेट एट्रीब्यूट करूंगा, अब मैं चेक करूंगा href को। और यहाँ पे अनडिफाइंड क्यों दिखा रहा है? क्योंकि मैंने शायद यहाँ पे ना मैंने कंसोल भी करा रखा है। सेट एट्रीब्यूट के समय कंसोल नहीं कराना है। तो इस तरीके से आप देख पाओगे कि आपको लिंक दिख रहा है। तो आप समझ चुके हो कि किसी भी एट्रीब्यूट को सेट कैसे करना है और गेट कैसे करना है। अब हम बात करते हैं आखिरी फाइल के अंदर, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फाइल है, जिसके बारे में मैंने आपसे बात कर रखा था कि मैं क्लास नेम और क्वेरी सिलेक्टर के बारे में बात करने वाला हूं कि दोनों में डिफरेंस क्या है। देखो, सबसे पहला मैंने बताया आपको कि क्लास नेम से सिलेक्ट करते हो तो आपको देता है HTML कलेक्शन, ये आपको पता है। और क्वेरी सिलेक्टर से जब आप सिलेक्ट करते हो तो आपको देता है नोड लिस्ट। मैंने ये भी बताया कि ये एरे लाइक ऑब्जेक्ट है, ना कि एक एरे है। मैं इसको प्रूफ करके दिखा देता हूँ। लेट सपोज मैं इसको H4 को, हेडिंग 4 जो है उसको सिलेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, हेडिंग 4 को सिलेक्ट करता हूँ, कॉन्स्ट हेडिंग 4। और यहाँ पे मैं सिंपली डॉक्यूमेंट डॉट किसको, पहले मुझे क्लास नेम है ना, क्लास नेम HTML कलेक्शन देता है, तो मैं सिंपली करूंगा गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम। ठीक है, और मैं सिंपली सिलेक्ट करता हूँ हेडिंग 4 को। आई होप आपको समझ में आएगा। मैंने हेडिंग 4 को सिलेक्ट कर दिया। अब हेडिंग 4 में मुझे क्या देगा, मैं प्रिंट करके एक बार दिखा देता हूँ। ठीक है, एक प्रिंट करके दिखा देता हूँ। आप देख पाओगे हेडिंग 4 में, एक सेकेंड, ये फाइल को मुझे ना लिंक करना पड़ेगा। सबसे पहले इसको हटाना पड़ेगा, कमेंट करना पड़ेगा, इसको कमेंट से हटाना। अब देखो, अब आप देख पाओगे कि मुझे HTML कलेक्शन मिल रहा है। मैंने आपको बताया था कि ये जो क्लास नेम है HTML कलेक्शन देता है, ठीक है। बट मैंने ये भी तो बताया था कि ये एरे नहीं है, एरे लाइक ऑब्जेक्ट है। तो एरे तो दिख रहा होगा, एरे लाइक है। कैसे है? मैं चेक कर सकता हूँ। कैसे चेक करता हूँ मैं कि क्या एरे है, एरे डॉट इज अरे, क्या इज एरे है? इस तरीके से हम चेक करते हैं ना, आपको ध्यान होगा। तो हम अगर किसी को चेक करना चाहते हैं, यहाँ पे H4 होगा ना कि 4 होगा, ठीक है। तो H4 को मैं चेक करना चाहता हूँ क्या एरे है, तो मुझे यहाँ पे फॉल्स दिखा रहा है। मतलब मैंने प्रूफ तो कर दिया कि ये एरे नहीं है, एरे लाइक ऑब्जेक्ट है। एरे लाइक क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो ये चीज तो मैंने प्रूफ कर दिया। बट
एरे लाइक ऑब्जेक्ट मैं क्यों बोल रहा हूँ, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्यों नहीं बोल रहा हूँ? एरे लाइक ऑब्जेक्ट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एरे के अंदर लेंथ प्रॉपर्टी होता है, एरे के अंदर इंडेक्स होता है। तो जी हाँ, इसके अंदर भी लेंथ और इंडेक्स होता है, इसके अंदर भी आप फॉर लूप वगैरह लगा सकते हो। कुछ लूप नहीं लगता है, जैसे फॉर ईच लूप इसके अंदर नहीं लगेगा, इसके अंदर लग जाएगा, क्वेरी सेलेक्टर के अंदर लग जाएगा, बट इसके अंदर नहीं लगेगा। ये सब बात करेंगे, डोंट वरी। अभी जितना प्रॉपर्टी लिखा है ना, 7 प्रॉपर्टी, सबके बारे में डिटेल में बात करेंगे, तो इसको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। देखो, मैंने सबसे पहले प्रूफ कर दिया ये एरे लाइक ऑब्जेक्ट है, एरे तो नहीं है, सबसे पहली बात। अब इसको सिलेक्ट ही रहने देता हूँ। अब थोड़ा सा इंडेक्स के बारे में बात करते हैं। अगर मैं बोल रहा हूँ एरे लाइक ऑब्जेक्ट और इंडेक्स है, तो इसके अंदर ध्यान से सुनना। यहाँ पे मैं सिंपली H4 को प्रिंट करके एक बार पहले दिखाऊंगा। H4 को प्रिंट करूंगा जब, तो यहाँ पे आपको दिखेगा क्या, दो दिख रहा है, दो H4 दिख रहा है, क्योंकि दो था H4 तो H4 दो दिखा रहा है, ठीक है। बट इंडेक्स मैंने बोला कि इंडेक्स होता है, तो इंडेक्स चेक करते हैं, इसका 0 इंडेक्स होगा, इसका 1 इंडेक्स होगा, तो क्या मुझे मिल रहा है 0 1 पे? तो मैं यहाँ पे जब 0 लिखूंगा ना, तो मुझे 0 वाला दिख जाएगा, और अगर मैं यहाँ पे 1 लिखूंगा तो मुझे 1 वाला भी दिख जाएगा। इसके कंटेंट को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं ताकि आपको पता चले कि ये हाथ अलग अलग है। तो मैं लिखता हूँ हेडिंग फर्स्ट लिख देता हूँ, और यहाँ पे हेडिंग लिख देता हूँ सेकेंड, ठीक है, ताकि आपको पता चले कि हाँ पहला वाला और दूसरा वाला है। तो यहाँ पे हेडिंग सेकेंड दिखा रहा है, क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे इंडेक्स 1 दिया है। आई होप आपको समझ में आया हो कि इंडेक्सिंग तो कर सकते हो आप। तो ये इंडेक्सिंग का बात रहा। इसको मैं करता हूँ थोड़ा नीचे और करता हूँ कमेंट। अब हम बात करते हैं लेंथ प्रॉपर्टी के बारे में। इसका लेंथ कितना है, इसका लेंथ कितना है, ध्यान से सुनना। एक सेकेंड, मैं क्या करता हूँ ना, इसको कंसोल करके रखता हूँ ताकि आपको पता चलता रहे। इसका लेंथ कितना है, एक दो, दो एलिमेंट दिख रहा है तो दो लेंथ होगा। तो क्या हम लेंथ प्रॉपर्टी को भी पता कर पाएंगे? बिल्कुल। कैसे? कंसोल डॉट लॉग, मैं बोलूंगा H4 जो आपने सिलेक्ट किया है उसके लेंथ को बता दो। जैसे ही बोलूंगा यहाँ पे आपको दिखाएगा कि टू लेंथ है। आई होप आपको समझ में आएगा। यहाँ पे मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, आपको टू लेंथ यहाँ पे दिखाएगा, ठीक है। अब ध्यान से सुनना। अब ये लेंथ प्रॉपर्टी भी है, इंडेक्स प्रॉपर्टी भी है, क्या हम लूप लगा सकते हैं? क्योंकि लेंथ और इंडेक्स है तो लूप तो लगा सकते हैं। इसके अंदर सिंपल फॉर लूप और फॉर ऑफ लूप लगा सकते हो। कैसे? देखो, फॉर लूप कैसे लगाएंगे? फॉर इंड आई इज इक्वल टू 0 से लेके आई इज लेस देन किसके लेंथ तक? सिंपली H4 डॉट लेंथ तक, और आई प्लस प्लस करेंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, एक सेकेंड, यहाँ एरर क्यों दिखा रहा है? बिकॉज, ओह सॉरी, यहाँ पे मैंने इंट लिख रखा है, आई एम रियली सॉरी, यहाँ लेट होगा। जावा में आदत हो चुका है इसलिए मैंने इंट लिख दिया है, आई एम सॉरी। यहाँ पे आप ध्यान से समझोगे कि यहाँ पे क्या करोगे, सिंपली कंसोल करोगे, किसको किसको, एच फोर के आई को। मैंने क्या बोला भाई, ये जो H4 है ना, इसके आई इंडेक्स पे आई पहले 0 होगा, फिर 1 होगा, ऐसे लूप चलेगा। लूप तो आपको पता होगा ना, सिंपल फॉर लूप लगा रहा हूँ, बहुत ही हाई फाई चीज नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख पाओगे कि पहला H4 यहाँ दे दिया, दूसरा H4 भी दे दिया, मतलब दोनों मैंने लूप चला के दोनों पता कर लिया। अब लूप तो चला सकता हूँ मैं, सिंपल फॉर लूप, क्या मैं फॉर ऑफ लूप भी चला सकता हूँ? तो हाँ, मैं दिखा देता हूँ एक बार। मैं लिखूंगा लेट हेडिंग ऑफ H4, और यहाँ पे सिंपली कंसोल करूंगा किसको, हेडिंग को। हाँ, एक एक हेडिंग उठ के आएगा इस हेडिंग वेरिएबल के अंदर H4 से, और हेडिंग प्रिंट हो जाएगा। फॉर ऑफ लूप भी सिंपल है, इसलिए मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने ये सारा कुछ करा रखा है लूप के अंदर। सो आई होप आपको ये सब कुछ तो आता ही होगा। तो इस तरीके से आप वही चीज आपको दिखाएगा, वही आउटपुट दिखाने वाला है। अब मैंने बोला कि इसमें लूप भी चल जा रहा है, ठीक है, बट फॉर ईच लूप नहीं चलेगा। कैसे? मैं फॉर ईच लूप अप्लाई करके दिखाता हूँ, फॉर ईच लूप नहीं चलने वाला। मैं सिंपली लिखूंगा क्या, हेडिंग 4 जो एलिमेंट है वो लिखता हूँ, फॉर ईच लूप। आपको आई होप आता होगा। देखो, मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैंने बोला लूप तो आना ही चाहिए, और लूप के बारे में मैंने बात कर रखा है। तो मैं सिंपली लिखूंगा एलिमेंट का नाम, और फॉर ईच लगाऊंगा, यहाँ पे फॉर ईच लगाऊंगा, और यहाँ पे एक और क्यों आ गया, एरे का तो मैंने नाम लिख दिया ना। अब देखो, फॉर ईच लूप लगाया, एक एक एलिमेंट उठ के आएगा, और मैं इस एलिमेंट को प्रिंट करा सकता हूँ, ठीक है, इस एलिमेंट को प्रिंट करा सकता हूँ। जब मैं ये काम करूंगा, मुझे यहाँ पे एरर दिखाएगा, क्या, H4 डॉट फॉर ईच नॉट अ फंक्शन। क्यों दिखा रहा है? बिकॉज मैंने बोला भाई ये एरे लाइक ऑब्जेक्ट है, एरे नहीं है, तो फॉर ईच इस पे नहीं लग रहा है, इसलिए बता रहा है फॉर ईच नहीं लगेगा। ठीक है, फॉर ईच नहीं लगेगा, एरे लाइक ऑब्जेक्ट है, तो क्या मैं इस एरे लाइक ऑब्जेक्ट को एरे में चेंज कर सकता हूँ? मुझे अगर
चेंज करना है एरे में, इस एरे लाइक ऑब्जेक्ट को अगर मुझे एरे में चेंज करना है तो मैं सिंपली क्या कर सकता हूँ, मैं लिखूंगा एरे डॉट डॉट फ्रॉम फ्रॉम, इसमें लिखूंगा वो एलिमेंट जिसको मैं चेंज करना चाहता हूँ एरे में। H4 मुझे पता है, H4 को करना है, H4 को कर सकता हूँ। और इसको मैं सेव करा लूंगा H4 के अंदर ही, मतलब अपडेट हो जाएगा H4 सिंपली एरे के अंदर। और यहाँ पे H4 अपडेट नहीं होगा, क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ कॉन्स्ट लगाया ना, लेट लगाना पड़ेगा वरना एरर दिखाएगा, क्योंकि कॉन्स्ट को हम चेंज नहीं कर पाएंगे। अब देखो, अब यहाँ H4 जो होगा, अब जो H4 होगा इसके बाद जो मैंने एरे के अंदर चेंज किया, अब ये एरे बन चुका होगा। मैं प्रूफ करके दिखाऊं, मैं प्रूफ करके दिखाता हूँ, एरे डॉट इज अरे H4, पहले फॉल्स दिखा रहा था, अब आपको दिखाएगा यहाँ पे ट्रू। मैं आपको कंसोल भी करूंगा, इसको कंसोल करके दिखाना पड़ेगा मुझे। मैं लिखूंगा कंसोल डॉट लॉग, और आप देख पाओगे कि यहाँ पे आपको ट्रू दिखा रहा है। पहले मैंने क्या बोला, फॉल्स दिखा रहा था, क्यों? क्योंकि पहले तो वो एरे था ही नहीं, एरे लाइक ऑब्जेक्ट था। अब इसको मैंने इस लाइन की मदद से, एरे डॉट फ्रॉम की मदद से मैंने इसको एरे में कन्वर्ट कर दिया। अब एरे में कन्वर्ट कर दिया भाई, तो अब तो लूप लग जाएगा ना, अब एरे के जितने प्रॉपर्टी मेथड है सब लग जाएंगे, फॉर ईच भी लग जाएगा, पुश पॉप लग जाएगा। अब देखो यहाँ पे H4 है, H4 को मैं सिंपली यहाँ कॉपी करता हूँ, सॉरी ये फॉर ईच लूप है, इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करके एक बार दिखा देता हूँ कि क्या ये फॉर ईच लूप अब अप्लाई हो रहा है। आप देख पाओगे कि अप्लाई हो रहा है, मुझे दोनों लूप से चलता हुआ दिख रहा है, लूप से मुझे पहला और दूसरा दोनों मिल रहा है। सो ये तो समझ गए फॉर ईच लूप भी हो रहा है। क्या मैं पॉप भी कर सकता हूँ, पुश पुश भी कर सकता हूँ। H4 डॉट, अगर मैं पुश करूँ किसको, किसको मान लो मैंगो को पुश करता हूँ, मैंगो को पुश करता हूँ, तो मुझे दिखेगा यहाँ पे मैंगो पुश होता हुआ। कैसे, मैं प्रिंट करके दिखा देता हूँ H4 को। जैसे ही मैं H4 को प्रिंट करूंगा, अब मुझे मैंगो भी दिखेगा, देखो यहाँ मैंगो भी दिख रहा है एंड में, यहाँ पे आपको मैंगो भी दिखेगा। क्यों? क्योंकि मैंने बोला अब ये एरे में कन्वर्ट हो चुका है इस लाइन से, तो एरे के सारे मेथड को लगा सकते हैं, तो एरे के पुश पॉप मेथड को भी लगा सकते हो, यहाँ पे पुश कर पा रहा हूँ मैं। सो आई होप आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से इस चीज को हम एरे के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे ना आपको स्टैटिक लिस्ट और यहाँ पे लाइव लिस्ट दिख रहा है, इसको मैं हटाता हूँ। क्यों हटाता हूँ? क्योंकि इसके बारे में हम अभी बात नहीं करेंगे, इसको इसके बारे में जब हम अपेंड प्रीपेंड वगैरह के बात करेंगे तब बात करने वाले हैं। इसको और इसको अभी के लिए हटा देता हूँ, कंफ्यूजिंग नहीं रखता हूँ इस वीडियो को। सो अभी के लिए इसको हटाया, और इसके बारे में हम एंड में बात करेंगे, बहुत अच्छे से बात करेंगे, डोंट वरी। अभी के लिए आपको 6 प्रॉपर्टी जो मैंने बताया ये आपको पता होना चाहिए कि HTML कलेक्शन देता है क्लास नेम, ऑब्जेक्ट होता है, एरे लाइक ऑब्जेक्ट होता है, एरे नहीं होता है, इसके अंदर इंडेक्स लेंथ सारा कुछ कर सकते हैं, फॉर ईच लूप फॉर ऑफ लूप कर सकते हैं, सॉरी फॉर ईच लूप इसके अंदर नहीं कर सकते हैं हम लोग, नोड लिस्ट के अंदर फॉर ईच लूप कर सकते हैं। सो जितना ये प्रॉपर्टी है वो सेम प्रॉपर्टी उसमें भी है, तो मैं इसको प्रूफ नहीं करूंगा बिकॉज बहुत ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। जो डिफरेंस है उसको बता देता हूँ। फॉर ईच लूप हम अप्लाई कर सकते हैं, तो एक बार अप्लाई करके देखते हैं। इसको करते हैं कॉपी पेस्ट, इसको करते हैं कॉपी, और यहाँ पे सिंपली करते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं पेस्ट, ठीक है। और इसको क्वेरी सिलेक्टर से सिलेक्ट करना है ना, तो सिंपली लिखूंगा क्वेरी सिलेक्टर ऑल, क्योंकि नोड लिस्ट मुझे क्वेरी सिलेक्टर ऑल ही देता है, और यहाँ डॉट लगा दूंगा, ठीक है। अब देखो मैं प्रिंट करके पहले दिखा देता हूँ, यहाँ नोड लिस्ट दे रहा है, आई होप आपको समझ में आएगा। अब ये सारा कुछ तो हो जाएगा, ये इंडेक्स वगैरह लेंथ वगैरह सब प्रॉपर्टी होगा, बट इसके अंदर फॉर ईच लूप भी अप्लाई कर सकते हैं, जबकि हम क्लास नेम जो था, HTML कलेक्शन जो था उसके अंदर हम नहीं कर पा रहे थे, बस इसके अंदर कर पाएंगे। कैसे लिखेंगे, H4 डॉट फॉर ईच, इसके अंदर एक एक एलिमेंट उठ के आएगा, और इस तरीके से हम कंसोल करा सकते हैं एलिमेंट को। अगर हम चेक करें यहाँ पे आपको एलिमेंट दिख रहा होगा, इस तरीके से आपको एलिमेंट दिख रहा होगा। आई होप आपको समझ में आएगा कि फॉर ईच लूप अप्लाई हो रहा है। बट ऑन द अदर हैंड, आगे आप देखोगे अगला लाइन, तो यही सेम चीज है कि आप एरे लाइक ऑब्जेक्ट है, एरे तो है नहीं, तो पुश पॉप तो आप कर नहीं पाओगे, बाकी जितने भी मेथड है एरे के वो तो आप इस्तेमाल कर ही नहीं पाओगे। उसके लिए इसमें भी आप क्या कर सकते हो, इसको एरे के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो H4 को। मैं लिखूंगा एरे डॉट फ्रॉम किसको, H4 को, H4 को कन्वर्ट करके सिंपली H4 में डाल दिया, और यहाँ पे सिंपली मैं क्या करूंगा, सिंपली यहाँ पे अब इसके अंदर पुश लगा सकता हूँ, पॉप लगा सकता हूँ, बाकी स्लाइस वगैरह मेथड, बहुत मेथड है, मैं लगा सकता हूँ। कैसे, H4 डॉट लिखूंगा पुश, उसके बाद मैं लिखूंगा लेट सपोज बनाना ऐड करना है, बनाना ऐड कर दूंगा, और मैं अगर कंसोल करा के दिखाऊं अब H4 को, तो अब H4 में क्या होगा, बनाना भी ऐड हो चुका होगा, और यहाँ पे आपको बनाना दिख रहा होगा।
सो आई होप आपको समझ में आएगा कि ये भी एक एरे लाइक ऑब्जेक्ट है, एरे तो है नहीं, तो मुझे इसको बाकी के मेथड अप्लाई करने के लिए मुझे इसको सबसे पहले इस लाइन की मदद से एरे में चेंज करना पड़ेगा, और इस तरीके से हम कर सकते हैं। सो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। एंड वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। टिल देन बाय।